मेरे साथ डॉक्टर राकेश आर्य जी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं ये, और मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट मोहित सिंघल जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर नमस्कार जी। सबसे पहले डॉक्टर राकेश आर्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप बेहतर थोड़ा बता पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन भी सर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो 2024 से 25 का बजट था और अब जो 25 से 26 का ये जो बजट आने वाला है, कहा जा रहा है कि करीब करीब 2 लाख करोड़ का ये बजट होगा। तो अगर ये भारी भरकम अच्छा खासा बजट रहता है, आप किस तरह से इसको समझते हैं और आपका क्या मानना है किस तरह से इसको, क्योंकि देखिए सर, हमने ये भी देखा था कि खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने तमाम मीटिंगें भी की थी, खूब मंथन हुआ है, गहन चिंतन हुआ है इस बजट को तैयार करने से पहले। देखिए, पूरे सेक्टर्स को 4 भागों में प्रधानमंत्री जी ने बांटा हुआ है। महिला, किसान, युवा और नारी। उस हिसाब से ही पिछले यूनियन गवर्नमेंट का बजट जब से पेश हुआ है, तो सीएम साहब भी यही कह रहे हैं कि इस तरह से ही विकसित देश बन सकता है 2047 तक, अगर इन 4 वर्गों का ख्याल रखा जाए। तो बजट का जो मतलब क्या है कि बजट के अंदर हमें सबसे बड़ी बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ठीक करना होता है। हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो बहुत खराब है, और जितना भी भारी वजन जो जा रहा है वो ज्यादातर इसी डिस्ट्रिक्ट में है जिसमें हम बैठे हैं, गुड़गांव में। तो सभी एम्प्लॉयमेंट के लिए गुड़गांव में आते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट करने की जरूरत है, वहां पर जो उद्योग हैं वहां पर स्थापित करने की जरूरत है। इस तरह से जो युवा की बात है, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है वो भी काफी बुरी तरह से चरमराया हुआ है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे डिग्रियां जरूर मिलती हैं, परंतु यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं क्रिएट की जाती, और जो बच्चे हैं वो इस तरह से रह जाते हैं। दूसरा, इस शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो ट्रेनिंग है, अब पिछली बार हमने 75% इन लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रखा प्रावधान, वो चारों तरफ से क्रिटिसाइज हो गया और उसको विड्रॉ करना पड़ा कि हम 50,000 से कम के जितने भी 75% लोग हैं वो हम इधर से ही लेंगे। तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि गुड़गांव के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज आती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को मैन पावर कंपिटेंट चाहिए होती है। ये नहीं है कि रिजर्वेशन से वही इंस्पेक्टर राज होगा और वही अदालतों में मुकदमे चलेंगे वो होगा, तो वो सब नहीं हो सकता। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी जो हरियाणा के लोगों की है उसका जो समाधान है वो अभी सरकार को निकालना है। पिछले 9-10 सालों से ये हाहाकार मची हुई है कि अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर हाईएस्ट है। इस तरह से अगर समाज कल्याण को देखें, समाज कल्याण के अंदर भी जो किसानों की हालत है वो उतनी बढ़िया नहीं है। दो फसलें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि चावल है और गेहूं है, उसी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। मॉनसून कैसा हो या ना हो, और फिर खरीदारी हो या ना हो, तो वो वचन करने से भी नहीं होगा जब तक। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि अब हम अगर खाली खेत छोड़ देंगे, अगर उसमें धान नहीं पैदा करेंगे, तो हम उनको पहले 7,000 देते थे, अब हो सकता है कि 10,000 देने लगे। तो ये सारी बातें जो नहीं है, प्रैक्टिकल बातें ये हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी सब्जियां, दूसरी क्रॉप्स जो फसलें हैं वो होनी चाहिए, ताकि उनकी प्रोक्योरमेंट हो सके, उनकी प्रोसेसिंग हो सके, स्टोरेज हो सके। तो सरकार को बजट के अंदर वो भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्रॉप्स को कितना डाइवर्सिफाई कर सकती है। सब्सिडी के माध्यम से सिर्फ सारा कुछ, मतलब ये नहीं है कि उसकी फसलें आपने सिर्फ सब्सिडी दे दी बिजली की और उसके बाद जी आप उनको सिर्फ खरीद रहे हैं और 2 फसलें हैं जो कि खरीद रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी, तब तक इस तरह से जो सिस्टम है बजट का तो चलता रहेगा। गवर्नेंस सिस्टम भी जो है वो भी हरियाणा का काफी कमजोर है। ब्यूरोक्रेसी अलग चलती है और पॉलिटिशियंस अलग वायदे करते हैं, तो जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो भी उतना बढ़िया तरह से नहीं है। स्कूलों की एजुकेशन के भी कई चक्कर हैं इसके अंदर, कि कहा जा रहा है कि काफी स्कूलों में बच्चे हैं ही नहीं, हैं तो 20 से भी कम बच्चे हैं, तो वो स्कूल कैसे चलेंगे।
तो वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार वो क्वालिटी एजुकेशन किस तरह से प्रोवाइड कर सकती है ताकि बच्चे रुके रहें, क्योंकि जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो तो सरकारी स्कूलों में जाएंगे नहीं, जितने भी बच्चे हैं वो लो इनकम ग्रुप से जाएंगे। लो इनकम ग्रुप के बच्चों को भी तब तक वो नहीं जाएंगे जब तक उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लड़कियों के स्कूलों के अंदर भी व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए। वहां पर ये जो दूसरा माहौल बनता है, सोशल माहौल बनता है, वो लड़कियों के स्कूल में नहीं चलता, इसीलिए गांव के लोग वहां पर दाखिल नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें बजट से तो नहीं हो पाएंगी, परंतु इसमें गवर्नेंस की जरूरत है जो कि सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और जिस तरह से 4 वर्गों का खास ख्याल रखने की यहाँ पर आपने बात की और पूरा विश्लेषण यहाँ पर आप करते नजर आए। स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी भी जुड़ गए हैं, शिक्षाविद भी हैं ये, और थोड़ा बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में ये बता पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं मोहित सिंघल जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि एज अ टैक्स एक्सपर्ट आपका क्या मानना है, इस बजट में कितना बदलाव होना चाहिए या किन चीजों पर खास जो है वो ध्यान सरकार को रखना चाहिए? जैसा हम सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार का और बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी जी का ये पहला बजट है, और जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ से ऊपर इसका आकार होने वाला है, जिसमें मेरे साथी मित्र ने भी कहा कि इसमें स्पेसिफिकली हमारा जो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा वो युवा को नौकरी देने के लिए, साथ के साथ वुमेन्स के लिए, लेडीज महिलाओं के लिए जितना चाहे वो सरकार ने इलेक्शन के वक्त जो 2100 रुपये देने की घोषणा की थी या 500 रुपये का जो सिलेंडर देने के लिए उसके आकार को बढ़ाने के लिए बात की गई थी, या फिर जो नायब सिंह सैनी सरकार ने 2 लाख पक्की नौकरियां देने के लिए युवाओं को बात की गई थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में उनके ऊपर स्पेसिफिकली सरकार फोकस करेगी। साथ के साथ डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार का बहुत ध्यान रहेगा। सरकार ने पिछली अपने इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने घोषणा की थी कि 5 लाख पक्के मकान देंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं और आशा करते हैं कि इस बजट में भी सरकार उसके लिए एक अलग से प्रावधान करेगी और अप्रोक्स 1 लाख के या 2 लाख जितने भी सरकार घर दे सकती है पक्के मकानों के लिए, उनके लिए करेगी। साथ के साथ मैं टैक्स के लिए बात करूं तो टैक्स के क्षेत्र में भी हरियाणा बहुत ही अग्रणी रहा है, चाहे वो हम आयकर की बात करें या जीएसटी की बात करें। सरकार दोनों मामलों में हरियाणा बहुत ही अग्रणी स्टेट रहा है, और गुड़गांव भी एमएनसी और पूरा यहाँ कल्चर होते हुए यहाँ पे वो सरकार को बहुत बड़ा योगदान देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार टैक्स के रिलेशन में भी जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो ई वे बिल की लिमिट को बढ़ा के 50 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ करने की बात हो या और भी जितने सुझाव हो, सरकार ने इस बार बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसमें उसने विभिन्न वर्गों से राय मशवरे करके और एक संतुलित बजट बनाने का प्रयास किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीजें आने वाले बजट में हमें जल्दी ही दिखाई देंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से राय मशवरा हुआ और खुद सीएम नायब सिंह सैनी ये बात कहते नजर आए। हमने व्यापारियों से भी बात की है, महिला उद्यमियों से भी बात की है, किसानों से भी बातचीत की है, युवाओं से भी बातचीत की है, और ऑनलाइन भी सबके सजेशन जो है वो इस बजट को बनाने से पहले, बजट को तैयार करने से पहले लिए गए थे। तो इसलिए इस बजट से उम्मीदें जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हर वर्ग की उम्मीदें जो है वो इससे बढ़ जाती हैं। सुभाष सप्रा जी, आप शिक्षाविद हैं, बेहतर बता पाएंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो आप क्या मानते हैं, क्या खास इस बजट में होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड? नमस्कार सभी को जी। अब पिछले साल तो लोकसभा का भी चुनाव था, विधानसभा का भी चुनाव हुआ, फिर निकाय चुनाव की भी चर्चाएं चलती रही, मतलब दैट वाज इलेक्शन ईयर। और उस टाइम जो बजट जो पेश किया गया हरियाणा गवर्नमेंट ने, जही हमारी बीजेपी सरकार थी जिनका जो सेकंड टर्म था, इट वाज 1,89,876 करोड़ रुपए, जबकि 2022-23 में इट वाज 1,70,000 था, फिर 23-24 में 1,83,000 करोड़ हुआ, और फिर ये 1,89,000 करोड़ हुआ। मतलब ये हर साल बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस साल अभी भी जो चर्चाएं चल रही हैं, या सैनी साहब कह रहे हैं, सीएम साहब, मतलब इट विल बी नियरली 2 लाख करोड़ रुपए जो बजट होगा, इसका जो है ना अनुमान है पूरा। आज पूरा हरियाणा, पूरा मतलब सभी वर्ग, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो गृहिणी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो उद्यमी है, सभी जो है ना
आज जो सैनी साहब, जो सीएम साहब जो पिटारा खोलेंगे आज 2 बजे जो सेशन शुरू होने वाला है बजट सेशन, सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं आज सरकार कुछ ना कुछ देगी जी। अब जहां तक अभी आपने पूछा है, वैसे तो सभी जो है ना सभी क्षेत्रों में हमें उम्मीद है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो ग्रामीण विकास है, सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा और इसमें बढ़ोतरी होगी बजट में, क्योंकि प्राइस इंडेक्स भी बड़ी तेजी से, इन्फ्लेशन भी हो रहा है और ये होना भी चाहिए। 2 लाख करोड़ उम्मीद है बिल्कुल ही। जहां तक आपने एजुकेशन का पूछा है, एजुकेशन देखो जी, बजट का मतलब होता है गरीब व्यक्ति का बजट। असली जो सेठ व्यक्ति है, जो रिच पर्सन हैं, उनको बजट से कुछ लेना देना नहीं है। विशेषकर आम आदमी, गरीब आदमी, अब उसको एजुकेशन कैसे मिले? एजुकेशन मीन गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में उसको एजुकेशन कैसे मिले? अब हर कोई जो है ना प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। छोटे छोटे शहरों में भी लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है जब बच्चा शुरू में उसका एडमिशन होता है, आज इतने महंगाई के टाइम में। उसी तरह से आप हायर एजुकेशन में आप जाते हैं, वहां भी आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कोई आम आदमी वहां पे पैसा खर्च दे, गरीब व्यक्ति वहां पे पैसा खर्च दे। अब गवर्नमेंट को शिक्षा पे जोर देना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में हरियाणा में चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, चाहे वो हायर एजुकेशन है, कॉलेजों की एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन है, बहुत बुरा हाल है। मतलब वहां पे टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। खाली मीन गवर्नमेंट जो भर्ती करती है वो कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। SKRN उसकी पूरी आलोचना होती है। ऑपोजिशन ने भी पूरे नारे लगाए जब इलेक्शन के टाइम में, जी हम जो SKRN खत्म करेंगे, और ये वास्तव में उसमें बहुत ही खामियां हैं। गवर्नमेंट रेगुलर भर्ती नहीं करती, और जब तक जो पढ़ा लिखा जो युवा है, जो बेरोजगार है, जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, अगर उसको अच्छी तरह से बिल्कुल अपने रोजगार नहीं मिलता तो दे कैन नॉट डू जस्टिस। वो जस्टिस नहीं कर सकते, वो स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वो कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से अब कॉलेजों में इतना बुरा हाल है। आज 70% पोस्ट खाली पड़ी है, 70% टीचर्स नहीं है वहां पर। सीएम साहब सुन रहे होंगे, अब देखते हैं एजुकेशन को अब वो क्या देते हैं। 70% पोस्ट खाली पड़ी है। वहां पे अभी एक्सटेंशन लेक्चरर्स से उन्होंने काम चलाया, मतलब 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स, और उनको वो जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। अभी विधानसभा का सेशन था पीछे नवंबर में, जब ये गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने युवाओं को पहले से वादा किया था, जी हम आपको नौकरी देंगे, और उन्होंने उनको जॉब सिक्योरिटी दे दी। और जॉब सिक्योरिटी भी सबसे बड़ी बात ये है, ये जो 2000 जो लेक्चरर्स हैं, इसके लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था। मतलब इट इज ए इनजस्टिस टू दी जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, जो क्वालिफाइड हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनके साथ वो जो है ना अन्याय करती है सरकार। ये मैं आपको सीएम साहब से तो ये बताना चाह रहा हूं। मतलब डिग्री वो लेकर आ रही है, पर अभी गवर्नमेंट ने कितना है, नियरली 160 एक्सटेंशन लेक्चर्स को हटा दिया गया, क्योंकि उनके पास जो डिग्री थी वो नकली थी। मतलब व्हाट इज दिस? इट इज नॉट एजुकेशन सिस्टम। आप एजुकेशन सिस्टम को आप आगे आज पेश करेंगे, हम जी इतना एजुकेशन को दे रहे हैं बजट, वो एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? आप इतना बजट दे रहे हैं, हाँ जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ से मिली है आप ये बताइए। मतलब जब तक आप भर्ती नहीं करेंगे, अब कॉलेजों में मैंने बताया 70% पोस्ट खाली पड़ी हैं। 2016 में अपॉइंटमेंट हुई थी रेगुलर लेक्चरर्स की, 2016 में। उसके बाद 2019 में कुछ ही सब्जेक्ट्स में भर्ती हुई थी, और आज 2025 चल रहा है, 9 साल में भर्ती नहीं हुई, रेगुलर भर्ती नहीं हुई। सब प्राइवेट सिस्टम, मतलब जो है ना, ये टेम्परेरी सिस्टम चल रहा है। और टेम्परेरी सिस्टम भी चाहे वो ठीक है, सरकार आई है तीसरी बार, हम सुभाष सप्रा जी आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, आप अपनी बात को कंटिन्यू करना, लेकिन उससे पहले बजट पेश होने से पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। संगीन विकास का बजट होगा, और इस बार बजट पेश करने से पहले सारे वर्गों से जा कर बातचीत की गई है कि वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सारे विधायकों से भी बातचीत की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि उन सारों को उसमें सम्मिलित किया जाए। देखिए, अनिल विज भी यहाँ पर ये कहते नजर आए हैं कि इस बजट से जिस तरह से बातचीत की गई है युवाओं से, महिलाओं से,
उन बातचीत के आधार पर, उन सुझावों के, उन सजेशन के आधार पर ही इस बजट को जो है वो तैयार किया गया है। इसलिए ये 2025 से 26 का ये जो बजट होने वाला है ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। बार बार सरकार की तरफ से तो ये कहा जा सकता है कि आश्वासन बार बार दिया जा रहा है। सुभाष सप्रा जी का ही मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले बात अपनी आप पूरी कीजिए। बिल्कुल, अभी इस सब मैं सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। भाई हमने जो है ना सभी वर्ग से, चाहे वो उद्यमी हैं, चाहे वो ग्रामीण हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सभी से उन्होंने सुझाव लिए हैं टाइम टू टाइम। इन्होंने एक अलग से पोर्टल भी खोला है सीएम साहब ने, वहां भी उन्होंने सुझाव आमंत्रित किए, भाई किस तरह से आप, व्हाट डू यू वांट, आपका बजट किस तरह से होना चाहिए। सीएम साहब भी बता रहे थे, हमने 10,000 जो है ना सुझाव हमारे पास आए हैं और हमें उम्मीद है हम उनको सम्मिलित करके उस तरह का बजट पेश किया जाएगा जो आम आदमी का बजट होगा। परंतु बिल्कुल सही बात है, ये हर बार होता है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं करती। दीज आर ऑल दी फॉर्मेलिटीज। मैंने देखा सीएम साहब गुड़गांव में भी आए हुए थे, आई वाज आल्सो इनवाइटेड देयर। तो ये ठीक है, क्योंकि ये दिखाना भी पड़ता है और थोड़ा सा होता भी है। सबसे बड़ी बात है, जो आप बजट बनाते हैं, आप बजट को एलोकेट करते हैं, अब ये देखो वो बजट पूरा उस पे बेस्ट यूज हुआ है या नहीं हुआ, उसका लैप्स कितना हुआ है और उसका जिम्मेवार कौन है। बहुत बड़ी बात सप्रा जी आपने कही है। उसकी जवाबदेही तय की जाए। जवाबदेही कोई नहीं पूछता, बस ये ठीक है जी, मतलब ये आंकड़ों का खेल होता है बस हर साल, मतलब इससे जैसे फॉर्मेलिटी होती है जी, इतनी रिसीट्स हो जानी है, इतनी पेमेंट्स हो जानी है, तो मतलब दिस इज ऑल फॉर्मेलिटीज। परंतु उसका जो बेस्ट यूज कैसे हो, अभी आज मैं सुबह जो है आज न्यूज देख रहा था, उन्होंने स्कूल के बच्चों से टैबलेट्स वापस मंगाए हैं। अब ये टैबलेट्स जो इन्होंने दिए थे, अब ये बेकार हो जाते हैं। अब देखना, मतलब वो उसे कबाड़ी भी लेने को तैयार नहीं होता, हालत ये हो जाती है, कई तो मतलब जैसे कबाड़ का माल हो जाता है उसी तरह से हो जाता है। इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? और ये बजट में आपने बजट एलोकेट कर दिया, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर उसमें लैप्स हो रहा है तो आप तो कह देंगे जी हाँ जी ना जी, हमने तो इतना बजट दिया था, आज वाह लूटी जाएगी। अभी अपना जो सैंडल जो बजट आया उसमें भी मैडम ने बहुत अच्छा बजट पेश किया इस बार मीडियम वर्ग के लिए। उन्होंने जो मिनिमम जो टैक्सेबल लिमिट से जो वाही लूटी है, लोग तो ये कहते हैं दिल्ली जो सरकार जो जीती गई है भाजपा सरकार के द्वारा, इट वाज ओनली ड्यू टू दैट बजट। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है उससे भी उनको काफी फायदा हुआ है। तो अभी तो अब तो सीएम साहब आपके पास डबल इंजन नहीं है, अब आपके पास ट्रिपल इंजन है। बिल्कुल हर जनता जानती है। अब आपने जो भी संकल्प पत्र जो जारी किया था, विधानसभा चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं हुए, 2-4-5 महीने हुए, हर बंदे को पता है भाई आपने क्या क्या वायदे किए हैं, आपके क्या चुनावी वायदे थे और क्या वो लुभावने थे या वास्तव में आप उनको पूरा करते हैं। आम जनता बिल्कुल निगाह लगाए बैठी है और सीएम साहब आप जो भी घोषणा करें, जो भी घोषणा करें उसे पूरा करें बिल्कुल ही। और जो भी बजट, इसी पर रिएक्शन में डॉक्टर राकेश आर्य जी से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि सप्रा साहब आपने बहुत सही यहाँ पर बात की। देखिए डॉक्टर राकेश आर्य जी, हर साल बजट का जो आंकड़ा है वो बढ़ता है, बजट बढ़ता है, कर्ज भी बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि जितना अलॉट होता है, जितना अमाउंट एक किसी विभाग को मिलता है, क्या उतना खर्च भी होता है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बजट का है वो डिपेंड करता है कि आपने एलोकेशन कैसे की है। अगर पॉपुलिस्ट मेजर पे ही आपने कर दिए वो, तो आपको कई घाटे भी वहां पर नजर आएंगे और मिसमैच होगा वहां पर। तो कई बार क्या होता है कि आपने कह दिया कि किसानों के जो वो पैसे हैं वो माफ हो जाएंगे, परंतु उसका एस्टिमेट आपने नहीं लगाया कि कितना वो लायबिलिटी बनती थी और उसको आप नहीं कर पाए, वो बाद में अगली बार में वो मुसीबत के रूप में खड़ा हो जाता है। तो ये जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है ये कई सरकारों का नहीं है, जो बल्कि फ्रीबीज दे रही हैं उनका तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आपने दिल्ली में भी देखा होगा कि यमुना की जो सफाई है वो पिछले 10 साल से लटकती रही, कूड़े के जो ढेर थे वो नहीं हो पाए, क्योंकि उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है कि बजट आप कहाँ डाल रहे हैं। बजट आप ये कह रहे हैं कि हम तो एजुकेशन को बड़ा संगठित कर रहे हैं और उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। हाँ। इस तरह से मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं। तो आपने वोटों के लिए वो तैयारी कर ली, इतनी देर में सिटी जो थी वो सारी खराब हो गई।
इसी तरह से हरियाणा के बजट भी, ये क्योंकि छोटी स्टेट है, सबसे छोटी स्टेट है वैसे देखा जाए, सिक्किम के बाद आता है इसका नंबर, तो कुल मिलाकर इसकी आबादी 2,80,00,000 के आसपास है। हाँ। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था ये देखनी सर, माफी के चाहिए। साथ आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर यहाँ पर इस बीच सामने आ गई है। कुछ ही देर में बजट कॉपी पर साइन करेंगे सीएम। 12:45 पर बजट कॉपी पर सीएम जो है वो साइन करेंगे। आज बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो बड़ी जानकारी दे दें, कुछ ही देर में बजट कॉपी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइन करने वाले हैं। 12:45 का समय बताया गया है। बजट कॉपी पर सीएम नायब सिंह सैनी साइन करेंगे, क्योंकि आज बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस बजट से बड़ी उम्मीदें, कई उम्मीदें हैं प्रदेश की जनता को, और कुछ ही देर में बजट कॉपी पर भी सीएम नायब सिंह सैनी साइन करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि आज बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सभी की निगाहें, प्रदेश के हर एक नागरिक की, हर एक वर्ग की निगाहें जो है इस बजट पर बनी हुई है। कब ये बजट पेश होगा और कैसा ये बजट रहने वाला है, किस वर्ग को कितना फायदा इस बजट से मिलेगा, हर कोई इसके इंतजार में है। क्योंकि हर एक वर्ग से बात करने की कोशिश की गई है, हर एक वर्ग से सुझाव लेने की कोशिश की गई है इस बजट को तैयार करने से पहले। डॉक्टर राकेश आर्य जी, हरियाणा जैसी स्टेट के अंदर क्या है कि 3-4 डिपार्टमेंट हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं। एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से एलोकेशन अगर आप करते हैं तो ज्यादातर हिस्सा जो आप देखेंगे वो सैलरीज की तरफ चला जाता है, पेंशन की तरफ चला जाता है, जो एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उनकी तरफ से चला जाता है। तो बचता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए मिनिमम ही। तो सालों साल में हम ये व्यवस्था नहीं देख पाते कि स्कूलों की क्या हालत हो गई। इतनी देर में स्कूल जो है गांव के अंदर भी आप देखेंगे कि गांव के अंदर भी कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुल गए। तो बजट की एलोकेशन से आपने ये तो कह दिया कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट करेंगे, परंतु टीचर्स की रिक्रूटमेंट आप करेंगे पर टीचर लगेंगे कहाँ, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा कहाँ। तो वो एक पॉइंट वो बजट से बाहर हो जाता है। इस तरह से एग्रीकल्चर का भी है। एग्रीकल्चर का, किसानों का आप एमएसपी लेंगे और कितना एमएसपी पे कितनी सारी खरीदारी जो है हरियाणा पंजाब के अंदर टोटल खरीदारी जो है वो सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर लेती है। परंतु जहां पर किसानों की समस्या आएगी वो बजट के थ्रू नहीं सोल्व होती है। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यू आते हैं, क्योंकि हरियाणा के जो नौजवान लोग हैं वो चले तो जाएंगे एग्रीकल्चर के अंदर, परंतु वहां पे उनकी पूर्ति नहीं होगी। तो जरूरी बात है कि ज्यादा टाइम तक वो खाली रहेंगे। खाली टाइम रहेंगे तो कॉलेजेस में इसी तरह का एडमिशन लेंगे जहां पर डिग्री मिलती है। तो वो जो बजट की जो बजट में लूप होल्स हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसी तरह से बजट का जो आप यूटिलाइजेशन की बात कह रहे हैं, यूटिलाइजेशन तभी है जब उसको प्लानिंग के साथ किया जाए, उसको प्रॉपर एलोकेशन की जाए, उसके साथ दूसरा जो प्लानिंग का ढांचा है वो पॉलिसी जो है वो तैयार की जाए, तब बजट को एलोकेट किया जाए, तो तब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है। नहीं तो ये सालों साल क्या है कि कर्ज बढ़ता रहता है और कर्ज बढ़ता रहता है और आगे का जो है रिवेन्यू डेफिसिट बढ़ता रहता है और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है और जो प्रिंसिपल है वो कम रहता है। तो उस तरह से बजट का जो साइज है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे श्रिंक होता रहता है। यही कारण हुआ कि इधर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई गुड़गांव के अंदर तो वो ये तैयार हो गया, परंतु जब आप म्यूनिसिपैलिटी का हाल देखोगे तो इसी गुड़गांव के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग भरे पड़े हैं और क्राउडिंग हो रखी है। परंतु फिर भी आप देखोगे कि जो सिविक फैसिलिटीज है वो बड़ी पुअर हैं। वो आपका राशन की सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं है, पानी की सप्लाई का कोई सिस्टम नहीं है, पानी की सीवेज का सिस्टम नहीं है। तो ये सारी चीजें सरकार की बनती हैं। सरकार जिस सिटी को डेवलप कर रही है उस सिटी के अंदर जो पूरी सुविधाएं हैं वो देती है, तो तभी एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर आती है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। तो ये सारी बातें बजट के अंदर नहीं हो सकती। इसकी बैकअप में जो है पॉलिसी प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए। पॉलिसी प्लानिंग एक बहुत बड़ा विषय कहा जा सकता है, जिस तरह से आपने बताया आज। और मैं यहां पर रुक करना चाहूंगी मोहित सिंघल जी आपका, क्योंकि आप सीए हैं तो आप थोड़ा और इसको और बेहतर भी समझा पाएंगे, क्योंकि हम यहां पर सरकार पर जो कर्ज है उसकी भी बात कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ की बात यहां पर हो रही है कि ये 2 लाख करोड़ का बजट होगा, लोक लुभावन ये बजट होने वाला है। लेकिन अगर अभी वर्तमान की बात करें तो सरकार पर 3.17 लाख करोड़ का कर्ज ऑलरेडी है। और जिस तरह से आंकड़े बताते हैं सरकार जो है
सालाना कर्ज का 60,000 करोड़ जो मूल है या ब्याज है वो दे रही है। तो जब एक सरकार पर, एक प्रदेश की गवर्नमेंट पर पहले से ही इतना ज्यादा कर्ज है, फिर उसके बाद जब बजट आता है तो बजट भी हर साल थोड़ा इंक्रीज वो पिछले साल के मुकाबले होता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर जिन जिन विभागों में वो बजट बांटा जाता है, जिस हिसाब से जो एक एक कहा जा सकता है ना कि कितने करोड़ कहाँ जाएंगे, एक एक रुपया जो सोच समझ कर दिया जाता है, लेकिन जब वो पूरी तरीके से यूज ना हो तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। जी सृष्टि जी, जैसा आपने कहा कि जो सरकार लोन लेके जो ये बजट के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट की जाती है, ये डेफिनेटली हर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि कई स्टेट्स में आप देखेंगे कि जहां पे मूल से ज्यादा राशि ब्याज की भी हो गई है और ब्याज पे करते करते सरकार का एक बहुत बड़ा अमाउंट बजट का जो इस हिस्से में जाता है। बट साथ में हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि सरकार जो भी लोन लेती है, बाहर से जो भी फंडिंग अरेंज करती है, उसका बहुत ज्यादा खर्चा, उसका यूटिलाइजेशन सरकार डेवलपमेंट के लिए भी करती है। हम हरियाणा की बात करें, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे जो यहाँ के जितने डिस्ट्रिक्ट थे पहले आज तक के डेवलप होते आए हैं, अब आप खरखोदा देख सकते हैं जहां मारुति अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लांट लेके आ रही है। 100 एकड़ से ज्यादा एरिया में हुंडई ने अपना एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें आप तो चंडीगढ़ हाईवे तक आज हम चंडीगढ़ 2 से 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, या जितने भी आप एरिया देख लीजिए, सरकार ने दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे बना है। एक पूरे क्षेत्र के आप समझ सकते हैं कि एक डेवलपमेंट जब भी सरकार करती है, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर तरह से सरकार उस पैसे को मैक्सिमम प्रयास करती है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। जिन भी विभागों में उसका बंटवारा किया जाता है, जिसमें उनको डिवाइड किया जाता है, वो भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बड़े बड़े नुमाइंदों के थ्रू बैठ के डिस्कशन करके और प्रॉपर विचार विमर्श करके उसको किया जाता है। फिर भी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जहां पे उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके बारे में सरकार को स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है और मैक्सिमम उस फंड को उस जगह यूज किया जाए जहां उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। सरकार ने आज तक जितना भी डेवलपमेंट किया है, जहां भी स्पेशल अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहां पर भी रोड्स की कनेक्टिविटी जो इस सरकार में हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बेटर हुई है, उससे चारों तरफ से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। चाहे वो जमीन के रेट के तौर पे अपन देख सकते हैं, चाहे वह लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करें कि अंतिम आदमी तक, गांव के उस अंतिम आदमी तक पहुंचने की बात करें, चाहे सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की बात करें, क्योंकि एक बार जब आपके गांव से, आपके शहर से कोई बड़ा रोड गुजरता है, बड़ा एरिया निकलता है वहां से, तो वहां से पूरे क्षेत्र का एक साथ समुचित डेवलपमेंट होता है। तो हम खाली हम बजट को इस एंगल से ना देखें कि कर्ज बढ़ता जा रहा है सरकार का, कर्ज के साथ साथ विकास भी सरकार काफी फोकस कर रही है। और विकास के तौर पे हम डिफरेंट क्षेत्र में, हम गुड़गांव में यहाँ हम SEZ के बारे में बात करें, हम यहाँ औद्योगिक इंडस्ट्री की बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां जो मोर देन 50 to 60% रेवेन्यू सरकार को देता है। और पूरे हरियाणा में गुड़गांव सबसे बड़ा शहर है जो सरकार को टैक्सेशन के तौर पे पैसा देता है। तो सरकार चारों तरफ से उस पैसे को एक तरफ से लेकर दूसरे क्षेत्र में भी उसको सरकार को विकास करना है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे पानीपत, सोनीपत, खरखोदा में इंडस्ट्री लगने की वजह से भी आने वाले समय में हो सकता है वो भी एक गुड़गांव से भी बड़ा आकार ले लें। डॉक्टर राकेश आर्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता की भी बात की गई है। हमने दिल्ली में भी देखा था, दिल्ली इलेक्शन में भी महिलाओं को ये एक प्रॉमिस जो है बीजेपी की तरफ से किया गया था और भी पार्टियों की तरफ से किया गया था, लेकिन बीजेपी भी इसको अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई थी। और इसी तरह की बात जो है वो बजट में सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा के जब इलेक्शन थे तो एक वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब उसको बजट में लेकर आना है और उसको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर पूरा करना है। एक तरफ हम कर्ज की बात कर रहे हैं जो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने की सहायता राशि बात करते हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, इसको किस तरह से आप समझा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वादे होते हैं, ये जो सहायता राशि होती है, ये उस चीज को और कहीं ना कहीं कर्ज की अगर हम बात करें तो उसको और बढ़ाने का काम करती हैं। देखो, बजट के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है फिस्कल डेफिसिट राजस्व, एक होता है वित्तीय घाटा और एक होता है राजस्व घाटा। अगर कोई भी सरकार राजस्व घाटा उसका ज्यादा है, वो फ्रीबीज की वजह से है या फिर 2100 रुपए आप जो कह रहे हैं उसकी वजह से है या फिर गैस के सिलेंडर फ्री देने की वजह से है, तो ये क्योंकि इलेक्शन का मैनिफेस्टो होता है तो इलेक्शन के लिए वायदे पूरे करने होते हैं ताकि अगले टाइम के लिए वोट बने रहे, म्यूनिसिपैलिटी के वोट बने रहे, तो उस तरह से करने की कोशिश करती है। यही बीजेपी जो थी, प्रधानमंत्री
क्रिटिसाइज करते थे कि रेवड़ी कल्चर इसको बोलते थे, परंतु बाद में इन्होंने भी दिल्ली और हरियाणा में और महाराष्ट्र में ये सारा कर दिया, जिसकी वजह से जो बजट की जो फ्रूटफुलनेस है वो खत्म हो जाती है। जहां पर हमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहिए वो नहीं हो सकता, एजुकेशन से कम हो जाएगा, कि कभी हेल्थ से कम हो जाएगा, पैसा तो उतना ही रहेगा। फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा रहता है और उसके अंदर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 2.75 है। और जो रिवेन्यू डेफिसिट की वजह से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है 0.65 होता है। तो रिवेन्यू को आप फेंकते चले जाइए, वो अनप्रोडक्टिव होगा और आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। उस तरह से अगले साल का जो बजट होगा वो फिर कहीं ना कहीं उस पर तंगी आ जाएगी। जो 2100 रुपए है ये गरीब महिलाओं को देने का वायदा जो किया है, इसका तो सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सरकारें जो है इसी वजह से इसी वजह से जीती गई है, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा। अगर नहीं करेंगे तो आगे का फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा। कांग्रेस के साथ कंपटीशन चलता है, तो महाराष्ट्र में भी बचते बचते, हरियाणा में भी बचते बचते ये सरकार आई थी। तो ये जितने भी वायदे हैं ये तो पूरे करने पड़ेंगे, परंतु राजस्व घाटा इससे काफी बढ़ेगा और बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल को अफेक्ट करेगी। ये इसका असर ये है। बिल्कुल। और सापरा साहब, अगर देखिए चुनावी वादे किए हैं तो उनको पूरा भी करना ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। महिलाओं को क्या क्या खास मिल सकता है उसका तो हम जिक्र कर ही रहे थे। यहाँ पर जिस तरह से इससे पहले राकेश आर्य जी कह रहे थे, 4 वर्गों का उन्होंने जिक्र किया, उसमें युवाओं की भी उन्होंने बात कही, रोजगार का उन्होंने जिक्र किया कि इस पर भी फोकस होना चाहिए सरकार का अपने बजट में। सरकार कह रही है कि युवाओं के लिए हर साल 40,000 सरकारी नौकरियों का प्रावधान इस बजट में हो सकता है। उसको किस तरह से आप देखते हैं? अभी चुनावी जो इनका जो मैनिफेस्टो था उसमें सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला था, भाई 2 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में, मीन 40,000 पे 40,000 हर साल नौकरी दी जाएंगी। जबकि शपथ लेते ही इन्होंने 26,000 युवाओं को, जो पुरानी जो प्रक्रिया चल रही थी, उनको नियुक्ति पत्र भी दिए तुरंत बाद, 1-2 दिन बाद ही जब शपथ ली सीएम साहब ने। अब पिछली बार जो बजट था, पिछली बार का जो बजट था वो 1,89,876 करोड़ था, जिसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था 1,34,456 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर था 55,420 करोड़। मतलब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उस पे आपका जोर ही नहीं है। जब तक आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर नहीं देंगे ना, आप रोजगार नहीं दे पाएंगे। युवाओं को रोजगार कहां से देंगे आप? सरकारी नौकरी कहां से देंगे? पिछली बार तो आपकी गठबंधन सरकार थी जेजेपी के साथ, आपने बोला था जी 75% जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी देंगे। दैट वाज ए जुमला, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। 5 साल चिल्लाते रहे, रोते रहे, कुछ नहीं हुआ। आपने पूरा 5 साल इसी आधार पे राज किया, भाई हम आपको प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार देंगे 75%, तो इट वाज 0। तो अभी भी जब तक आप अभी आप देखे अभी मैंने आपको बताया शिक्षा क्षेत्र में क्या हाल है आपका। स्कूलों में जो आपके गवर्नमेंट स्कूलों में जो एजुकेशन है, अब बच्चे तैयारी नहीं कर रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। प्राइवेट कंपनी कोई नहीं रोजगार देगी उनको। गवर्नमेंट जो स्कूलों में जो बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, शहरों में तो चाहे वो बच्चे कोचिंग में चले जाते हैं, प्राइवेट कोचिंग ले लेते हैं। जो ग्रामीण जो एरिया है, रूरल एरिया है, वहां पे उनको कोचिंग नहीं मिलती। वो जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं, जो एमएनसीज हैं, वो जो है ना उनके पास स्किलनेस ही नहीं होती, तो वो उनको रोजगार कहां से देंगे? तो रोजगार जब तक आप स्कूलों में अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, कॉलेजों में अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, रोजगार आप नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ अब हर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकता। आपको जो है ना, ये ठीक है आपने सुझाव लिए हैं, आपने जो है ना जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बुलाया और आपने सुझाव लिए, परंतु जब तक आप उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनके लिए उनको सस्ता लोन नहीं देंगे, उनको सब्सिडी नहीं देंगे, उनको प्लॉट नहीं देंगे, उनको जो है ना छोटे छोटे जो लघु, पुराने जमाने में तो लघु उद्योग थे, अब तो लघु उद्योग का हाल जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना दे कैन नॉट कम्पीट विद देम। अब तो कंपटीशन का टाइम है, वो कम्पीट कर ही नहीं पाते। तो आप जो है ना, जो
10वीं पास है, 12वीं पास है, ये ग्रेजुएट है, आप उनको उनके रोजगार के लिए आप उनको सस्ता लोन दो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको उसी हिसाब से स्कूलों में एजुकेशन दो। चाहे ठीक है आपने नई एजुकेशन पॉलिसी जहाँ पे लागू करने जा रहे हैं, परंतु नई एजुकेशन पॉलिसी में मुझे लगता है मंत्रियों को भी नहीं पता उसमें क्या होने वाला है जी। मतलब कॉलेजों में भी टीचर्स के पद खाली हो जाएंगे या वर्कलोड ही नहीं बचेगा, मतलब ये हाल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। तो जब तक आप उनको उसी हिसाब से नहीं ढालेंगे तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ये आप उनको सस्ता लोन दो, जो है उनको सब्सिडी दो, उनको अच्छी एजुकेशन दो, उनके लिए स्किलनेस दो। सबसे बड़ी बात है स्किलनेस। अब स्किलनेस भी हमारे हायर एजुकेशन में भी प्रोग्राम आ जाते हैं जी। आपने जितना पैसा खर्च करना है अपने बच्चों पर, ऊपर से ग्रांट आ जाती है, मुझे पता है, मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ। आपने ग्रांट दे दी थी 40,000 रुपये, आपने ग्रांट खत्म करनी है। 2 लाख रुपए आपकी ग्रांट है, आपने खत्म करनी है। उस 2 लाख रुपए की ग्रांट मतलब 60% तो वापस चली जाती है, 60% कॉलेजों में। या पता है वो कब उसको खर्च करते हैं, जब 31 मार्च खत्म होती है और ऊपर से लेटर आता है ना हायर एजुकेशन से, आपने जी ग्रांट खत्म करी या नहीं करी, जल्दी जल्दी से करके भेजो। तो एक लीपा पोती जिसे बोलते हैं ना, उस हिसाब से पिछले 10-15 दिन जब रह जाते हैं उस ग्रांट को वो यूज करते हैं। आप बताइए, बताओ कहाँ पे वो स्किललेस होगी। अब ठीक है गवर्नमेंट ने तो बना दिया, आपको हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, यहाँ 40,000 रुपए दे रहे हैं, आप बच्चों को जो है ना इनका स्किल डेवलपमेंट करो, इनको कम्युनिकेशन स्किलनेस सुधारो, आप इनकी अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुधारो, परंतु उसका यूज ही नहीं होता। या यूज होता है तो बिल्कुल लीपा पोती करके या तो उसको वापस भेज दिया जाता है या फ्री में बांट दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ना बंदर बांट होता है। तो ये सिस्टम है। तो जब अभी हमारे साथी कह रहे थे, बिल्कुल अगर आपने बजट बना दिया और बजट के लिए आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास पॉलिसीज नहीं है, आपको ये नहीं पता उसका बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर IAS ऑफिसर ऑफिस में चंडीगढ़ बैठे बैठे या पंचकुला में बैठे बैठे ये देखेगा जी, मतलब सिर्फ यहाँ पे टूर बना के आ जाएगा, गुड़गांव में चलो रिश्तेदारों को भी मिल लाएंगे, और उसको ये नहीं पता वहां पे क्या हो रहा है, उसको ये नहीं पता स्कूल में क्या हो रहा है, उसको ये नहीं पता पोस्ट खाली पड़ी है। 70% पोस्ट खाली पड़ी है। आप बताइए कॉलेजों में 70% प्रिंसिपल्स, एक प्रिंसिपल को 4 कॉलेजों का चार्ज दिया हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता मतलब ये हाल है। चाहे प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता भी सुन रहे होंगे, पहले मैं उनसे जानूंगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे, आप ये बताइए, रेगुलर भर्ती करो आप, तभी तो एजुकेशन से। अब आप तो ये बोल देंगे जी हमने इतना जो है ना बजट दे दिया। पिछली बार जो है ना एजुकेशन पे जो बजट था इट वाज 10.94%, 10.94%। एजुकेशन मूलभूत सुविधा है, ये हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन चाहिए, परंतु सबसे बड़ा जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सारा का सारा जो है बजट में जो एक्सपेंडिचर है, सबसे ज्यादा पेमेंट कहाँ होता है, रीपेमेंट ऑफ डेट। आप हरियाणा गवर्नमेंट को आप लोन लेकर चला रहे हैं, आप कर्जा लेके चला रहे हैं, ये मतलब आप जो है 31.17% आपका रीपेमेंट ऑफ डेट हुआ। पिछले बार का जो था इट वाज 31.17%, जिसमें 17% तो प्रिंसिपल था और 13.24% तो ब्याज चला जाता है। मतलब जितना भी एक्सपेंडिचर में अगर आप उसका डायग्राम देखो ना, सबसे ज्यादा जो आपका जो पेमेंट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है, सिर्फ रीपेमेंट ऑफ डेट। इट मीन आप कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं। आप अपनी हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है, बढ़ रहे कर्ज पर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी स्वागत है आपका, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले प्रियदर्शनी जी आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि बजट अभी पेश होने में बस कुछ ही समय और बचा है, लेकिन देखिए उम्मीदें कई लगा रखी हैं और हर वर्ग ने, युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी इंतजार कर रहे हैं। जी आपको सादर प्रणाम जी, और हरियाणा न्यूज के सारे दर्शकों को भी सादर प्रणाम। जी हाँ, 2 बजे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायाब सिंह सैनी जी बजट पेश करने जा रहे हैं। उनका पहला बजट होगा इस टर्म का, और मुझे लगता है कि अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी मतलब कि क्रांतिकारी बजट होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमने अपने 18 वादे संकल्प पत्र में लिए हैं, उन सारे वादों को कहीं न कहीं हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये बजट जो होता है वो सरकार का एक रोड मैप भी बताता है कहीं न कहीं। अगर अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने पब्लिश किया था कि 100 दिन का हमने काम क्या किया है, तो 100 दिन में जिस तरीके का हमने काम किया है उस तरीके से अगर आप बाहर की सरकारें देखें, मतलब बाहर प्रदेश की अगर कुछ सरकारों को देखें, जैसे कि तेलंगाना, हिमाचल, पंजाब
ये कर्नाटका, तो इन लोगों ने जो 5 साल में नहीं किया वो काम हम लोगों ने, आप ये देखिए कि हमने 100 दिन के अंदर कर लिया। और ये एक तरह से रोड मैप बताता है सरकार का कि कहीं न कहीं सरकार बहुत ही सचेत है और बहुत ज्यादा सीरियस है अपने काम को लेके। जहां तक बात अभी मैं हल्का हल्का सुन पा रही थी, सापरा जी का ऑडियो उतना क्लियर मुझे नहीं आ पा रहा था, लेकिन जो मैं मोटा मोटी समझी हूं कि उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर एक बात बोली है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी सरकार की प्राथमिकता है और इसका पूर्ण रूप से बयान उसी समय लग गया जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ बाद में ली और 25,000 युवाओं को पहली कलम से नौकरियां पहले मुहैया करवा दी। तो मुझे लगता है इसी से सरकार की मंशा, दिशा, निर्देश सब पता लगता है। जहां पे क्राइम कंट्रोल करने की बात है तो सरकार इसको लेके भी बहुत सीरियस है। बजट में जिन वर्गों को हमने विशेषकर ध्यान दिया है उन सारे वर्गों को कहीं न कहीं प्री बजट से पहले 6 से 7 बार मीटिंग हुई है। चाहे अध्यापकों को ले लीजिए, चाहे आप क्लर्क भाइयों को ले लीजिए, चाहे युवाओं को, माताओं को, बहनों को, चाहे बुजुर्गों को, और जो वादे हमने कर रखे हैं आप देखेंगे वो सारे हमने पूरे किए हैं। झूठ का पुलिंदा नहीं है हमारे पास। क्योंकि आज हिमाचल में 2.5 साल हो गए, हमने खुद देखा भी, खबर भी हमने चलाई कि लगातार सुझाव भी लिए जा रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। किस तरह के सुझाव जो है वो सामने आए, खासतौर पर बात अगर युवाओं की करें, उद्योगपतियों की करें, किस तरह के सुझाव, महिला उद्यमियों की करें, किस तरह के सुझाव सामने आए? जिसका जैसा रूप वैसा उसका मन। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई युवा है तो युवा की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है शिक्षा और दूसरी प्राथमिकता होती है रोजगार। तो नेचुरल सी बात है कि जब मुख्यमंत्री जी से इन युवाओं ने या फिर बात की तो इसी मुद्दे पे बात की होगी। जहां तक व्यापारी दल की बात है, जब उन्होंने बात की तो किस तरीके से इकोनॉमी को, मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए हरियाणा में, इस पे बहुत ही तवज्जो दी गई है और इसको और बढ़ाया जाएगा। और इस बजट को भी मुझे लगता है और तवज्जो दी जाएगी और बढ़ाया जाएगा। गृहिणियों की क्या समस्या होती है कि एक लिमिटेड इनकम में हम कैसे अपना पैसा बचा सकें, तो गृहिणियों के लिए भी डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि नायाब सिंह सैनी जी जो कि आधी आबादी है उसके लिए भी कोई ना कोई सौगात जरूर होगी, 100% होगी। और ये जो बजट होगा हरियाणा को हरियाली हरियाणा बनाने में सफल बजट होगा। और पहला बजट है तो हम सब उत्साहित हैं कि क्या क्या पिटारा सबके लिए होगा। और बजट देखिए, इसमें ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपको सेंटर से कितनी सुविधाएं और कितनी, जिसको कहते हैं ना, आपको मदद मिलती है। तो हमारे लिए ये बहुत ही गौरव पे पल हो सकता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मदद मिलेगी, निचले लेवल से भी पूरी काम होंगे, पूरा मजबूती के साथ, 3 गुना मजबूती के साथ काम होगा। अब तो जनता भी यही उम्मीद कर रही है प्रियदर्शनी जी। नहीं, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। और 3 गुना बेहतर काम होगा, बेटर काम होगा। अगर हमने 10 साल में काम नहीं किया होता तो क्या कारण है, आप ही बताइए मैम, कि तीसरी बार हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनाई गई है, इससे पहले नहीं बनाई गई। और तीसरी बार ऐसा मैंडेट आया है जैसा मैंडेट पहले कभी भी नहीं आया है। मतलब ये प्रचंड बहुमत मिला है हमें। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में गौरव पे पल है। और मुख्यमंत्री जी ऐसे हमारे पास नायाब मुख्यमंत्री हैं जो कि जनप्रिय मुख्यमंत्री हैं। खट्टर साहब ने जो काम किए हैं, जैसे एक एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं खट्टर साहब के काम का। जैसे कि 2018 में 6th पे कमीशन लागू करने में खट्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। 6th पे कमीशन लागू करने से, अब मैं एक सरल भाषा में, जो आपके दर्शक सुन रहे होंगे उनको भी क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हुडा साहब के समय पे जब एक नर्स को सैलरी मिलती थी तो करीबन 8,000 के करीब सैलरी मिलती थी। आज उसी नर्स की सैलरी जो है 6th पे कमीशन के कारण आज 70,000 रुपए हो गई है। मतलब 70,000 रुपए के करीब वो अपने घर पे लेके जा रही है, 5 गुना ज्यादा हो गई है तनख्वाह। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन काम किया है। परिवार पहचान पत्र के नाम पे एक इतना बड़ा डेटा हमारे पास आ गया है कि हमें मालूम है कि किस परिवार की क्या जरूरत है। ये डेटा हमें खंगालने के लिए गली गली जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये चीजें अवेलेबल है। शायद यही कारण है कि चाहे हैप्पी कार्ड हो जो कि 11 लाख से भी ज्यादा हमने बांटे हैं प्रदेश में,
चाहे ऐसी और बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो हमने बांटी हैं प्रदेश में, जो कि सफल पूर्वक बांट पाए हैं, क्योंकि आज हमारे पास स्क्रूटनिंग है या करेक्ट डेटा है। पहले क्या होता था कि पर्ची और खर्ची की सरकार होती थी, जहाँ पे पर्ची। चलिए, ये आप तमाम बातें कर रही हैं, पर्ची खर्ची को लेकर भी अक्सर सरकार बोलती है और जनता, हमारे दर्शक भी तमाम सुनते हैं। आप लगातार देखिए, हम हर वर्ग की बात करेंगे, अभी हम हेल्थ सेक्टर पर भी आएंगे, एजुकेशन पर भी हम बात कर रहे थे, हम हर वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बेटर हो सकता है अलग अलग सेक्टर्स के लिए। लेकिन उससे पहले प्रियदर्शनी जी, सवाल जो हर बार उठता है, देखिए विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस सवाल उठाती है, इस बार भी उठाएगी। हमारे साथ अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं, शिक्षाविद भी मौजूद है, टैक्स एक्सपर्ट भी, सीए भी मौजूद हैं, और वो उनसे भी कहीं ना कहीं जब ये सवाल किया गया तो कर्ज एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है, बहुत बड़ा विषय जो है वो हरियाणा के लिए है। देखिए, हर साल बजट जो है वो बढ़ता है, उम्मीद की जाती है कि इस साल जो बजट है वो बढ़ा है तो अच्छा होगा और बेहतर होगा और अच्छे तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन अगर कर्ज की बात करें तो अभी भी सरकार पर 3.17 लाख करोड़ का कर्ज है, और आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार पर कर्ज जो है वो वर्तमान बजट से 67.72% जो है वो अधिक है। तो जो ये साथ साथ कर्ज भी बढ़ रहा है, उसको लेकर सरकार की क्या कहा जा सकता है कि योजना रहती है, या उस पर किस तरह से सरकार काम करती है या फोकस करती है? ये जो कर्ज है, ये पुराना कर्ज, पुरानी सरकारों ने जो भी कर्ज लिए हैं उसको भी ये सरकार अपने बोझ तले निभा रही है, और उसके बाद भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसमें उसी तरीके से सुचारू रूप से काम कर रही है। हाँ, कर्ज एक बहुत सीरियस मुद्दा है जिसको हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से बेहतर बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, और हमने बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अभी आप देखेंगे कि कोरिया का डेलीगेशन आया था और भी बहुत सारे डेलीगेशन है, उससे बाहर के जो विदेश के डेलीगेशन है जो अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं पंचकुला में, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में। तो हम इस चीज को लेके बहुत सीरियस हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जब एमएनसीज आएंगी, तो एक कहीं ना कहीं रेवेन्यू स्ट्रक्चर बढ़ता है स्टेट का। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? दूसरी बात कि टूरिज्म को भी लेके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार बजट में कोई सौगात होगी, जैसे कि जो जंगल सफारी अरावली में बनाई जा रही है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही आशावादी प्रोजेक्ट है। देखिए, एक तो इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, सबसे बड़ी बात कि आप इससे रोजगार का मुहैया करवाया जाएगा, रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप रेवेन्यू जनरेशन करेंगे, सिंपल इकोनॉमिक्स है, मैं खुद इकोनॉमिक्स की छात्रा रही हूं, तो मैं इस चीज को समझती हूं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर आप सिंपल मैथ्स पे जाइए कि जहां जहां रेवेन्यू जनरेट होगा, सरकार अपने आप ही प्रगतिशील होगी। आपको आयाम बनाने पड़ेंगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो कि सरकार सीरियस है बनाने के लिए। आप कह रहे हैं सरकार सीरियस है। डॉक्टर राकेश आर्य जी, आप भी देखिए सुन रहे हैं, और जिस तरह से प्रियदर्शनी जी ये बात कहती हुई नजर आई है, और सरकार सीरियस है, अगर सरकार, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। मैं आपसे आर.के. आर्य जी इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अब हम अलग अलग सेक्टरों का भी जिक्र कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या मानते हैं कि पिछले बजट में जो हेल्थ सेक्टर के लिए अमाउंट जो है वो दिया गया था, उसमें कितनी वृद्धि होनी चाहिए? और क्योंकि देखिए, कुछ ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम भी सवाल उठा रहे हैं, डॉक्टर्स की जो कमी, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं तो डॉक्टर्स की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर भी विशेष फोकस होना चाहिए। अस्पताल जो ऐसे हैं जो काफी पुराने अस्पताल है, उनको रिपेयर कराने से लेकर उनमें तमाम वो फैसिलिटीज उपलब्ध करवाना, ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी फोकस होना चाहिए। आपका क्या मानना है, हेल्थ सेक्टर को साधने के लिए इस बजट में किस तरह के कदम सरकार की तरफ से उठाने की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर तो आजकल ऑप्शनल सा बन गया है, ये गवर्नमेंट का दायित्व तो ये भी नजर नहीं आ रहा कहीं किसी भी स्टेट में, सिवाय कर्नाटका, तमिलनाडु और इन स्टेट को छोड़कर कहीं पे दायित्व नजर ही नहीं आ रहा कि सरकार का कोई दायित्व ये है कि गरीब लोगों को उपाय, ये जो बीमारी के साधन, बीमारी का ठीक करने का कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कितनी दवाई मिलती है, कितने टेस्ट होते हैं। आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल के आसपास में देख लीजिए, वहां पे अल्ट्रासाउंड के सेंटर, एमआरआई के सेंटर वहां खुले हुए हैं। पहली बात तो ये भी डाउटफुल है कि जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो,
वहां पर एमआरआई की यूटिलिटी भी है या नहीं है, तो वो वाली सारी सुविधाएं सिविल हॉस्पिटल में नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए जो भारत सरकार है इसने कोशिश की है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक की जगह अब 18 हो गए हैं। तो जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व आता है वहां पर होता है। हरियाणा के पास पीजीआई है जो कि 4-5 स्टेट्स को देखता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो इस तरह से जो हेल्थ का सेक्टर है उस पे आप एलोकेशन कितनी भी कर लो उतनी अधूरी पड़ेगी। 5-6% का तो इन्फ्लेशन है, 6% तो बढ़ोतरी होगी। जैसे इस बजट के अंदर भी 5-6% की बढ़ोतरी होके आप बता रहे हो कि 2 लाख करोड़ हो जाएगा। जी जी। तो उतनी बढ़ोतरी हेल्थ में भी होगी। तो हेल्थ से ये मतलब नहीं है कि हेल्थ से अगर आपने कर दिया तो वो यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम बन गया। यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम सबका ये होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को ऐसा उपचार करवाना है और अगर उसको लैंड बेचकर या मकान बेचकर ही उपचार कराना पड़ रहा है तो वो कुछ नहीं है। फिर भी सरकार ने आयुष्मान भारत जो है वो चालू किया था। 5 लाख रुपए जो है वो 11 करोड़ लोगों को उसमें फायदा होता है कि वो कोई भी उपचार वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल है ले सकते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ही हेल्थ को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ के अंदर बजट कितना भी रखेंगे उतना अधूरा ही पड़ेगा। हालांकि सरकार कह रही है कि चिरायु योजना का दायरा भी बढ़ाएंगे। आयुष्मान कार्ड का आपने जिक्र किया, वो भी कहा जा सकता है कि केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं एक हेल्प जो है वो राज्य सरकार को पहुंचती है और खासतौर पर अब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो हेल्थ सेक्टर में देखिए और उम्मीद की जा सकती है। मैं सुभाष सप्रा जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए युवा वर्ग की अगर बात की जाए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें क्या लगता है आपको बजट में और एडिशन क्या होना चाहिए और क्या इसमें एड ऑन होना चाहिए? और जिस तरह से आप नौकरियों की भी यहां पर आप बात कर रहे थे, देखिए सरकार बनी, सरकार ने शपथ से पहले, सीएम ने शपथ से पहले नौकरियां जरूर दी, लेकिन शिक्षा एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्कूलों में भी एजुकेशन सिस्टम को और बेटर करने की जरूरत है। हालांकि सापरा जी आप भी कह रहे थे कि जो टीचर्स हैं, जहां पर टीचर्स की कमी है उनको भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही और क्या कुछ आपकी तरफ से आप मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में बेहतर होना चाहिए? अभी आपने युवाओं के लिए पूछा है, दोनों पर, युवाओं पर भी और शिक्षा पर भी। अभी बिल्कुल अभी आप बता रहे हैं ट्रिपल इंजन गवर्नमेंट है, जिस तरह से सेंटर इनके पास है, स्टेट इनके पास है और सभी शहर इनके पास हैं, तो इनकी जिम्मेवारी उतनी ज्यादा बन जाती है, उतनी ज्यादा बन जाती है। अगर आप अच्छी शिक्षा दे देते हैं बच्चों को, चाहे वो 10th लेवल तक, 12th लेवल तक, सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल तक भी अगर आप दे देते हैं ना, तो बच्चा जो है थोड़ा सा स्किल होने से ही वो अपना जो रोजगार है वो शुरू कर सकता है और अपने रोजगार के लिए आप उनको सुविधाएं दे सकते हैं। चाहे उनको आप सस्ता लोन दें, चाहे आप उनको थोड़ी सी रियायत दें, सब्सिडी दें, उनको ट्रेनिंग दें और उनको मोटिवेट करें। मेन चीज है मोटिवेशन। अब स्कूलों में भी आप प्रोग्राम चलाओ, 10th लेवल, 9th तो चलो बच्चा छोटा होता है, 10th, 11th, 12th वो बच्चे थोड़े से मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। 12th वाले बच्चे को ये पता चल जाता है मुझे क्या करना है। कई बार बच्चे 12th के बाद ही अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। जो बड़े बड़े जो आज बड़े नाम हैं, मैं उनकी हिस्ट्री देखता हूँ, वो कहते हैं आप जितनी जल्दी बिजनेस शुरू करेंगे ना, जितना जल्दी कमाना शुरू करेंगे, आप उतना जल्दी सफल हो जाएंगे। ये बड़े बड़े नाम हैं जो विश्वव्यापी जो है ना, मैं उनके हिस्ट्री पढ़ता हूँ, उनके नाम सुनता हूँ। तो अगर आप 12th लेवल तक बच्चों को रोजगार से संबंधित अगर आप उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको थोड़ी सी स्किलनेस आ जाती है, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किलनेस है, चाहे उनको ट्रेनिंग दे देते हैं काम करने की, तो वो जो है ना उनको रोजगार अपने आप मिल जाएगा। तो अपने आप जो है ना लाइवलीहुड जो है उनकी देकर ना है, थोड़ी सी सरकार की सहायता चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा बैंक लोन हो जो है ना, तो वो रोजगार उनको मिल सकता है। अब ये भी ठीक है, गवर्नमेंट जो है हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, परंतु उनके लिए उनके जो जीविका पार्जन के लिए साधन तो उन्हें दे ही सकती है, उन्हें साधन तो मुहैया करवा ही सकती है, उनको मोटिवेट तो कर ही सकती है। तो स्कूलों के जो प्रोग्राम है या जो कॉलेजों के जो प्रोग्राम है उनको इस लेवल पे बढ़ाया जाए जिससे उन्हें जो है सरकारी जो नौकरी है, जो गवर्नमेंट नौकरी है, उसकी तरफ दौड़ना ही ना पड़े।
वो अपने आप जिसे बोलते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, परंतु बच्चों को पता ही नहीं होता। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम है उनको जनरेट करके आप युवाओं को स्कूलों में, कॉलेजों में आप तैयार कर सकते हैं। भाई जब वो वहां से निकले तो उनके पास कोई ना कोई कमाई का साधन हो, जिससे वो जो है ना बेरोजगार ना रहे, नशेड़ी ना बने, इधर उधर ना भागें, और बच्चों जो है ना पेरेंट्स की सेवा करके और समाज में एक अच्छा योगदान दे सके। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल। मैं प्रियदर्शनी जी का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। प्रियदर्शनी जी, क्योंकि देखिए आपने जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे चुनाव से पहले, अब उनको पूरा करने का भी समय आ गया है और इस बजट में खास तौर पर उन वादों को पूरा करने की उम्मीद जो है वो प्रदेशवासियों ने लगाई हुई है। हम महिलाओं का यहाँ पर लगातार जिक्र कर रहे हैं, आप भी महिला हैं। सस्ता घरेलू गैस सिलेंडर देने की बात हो रही है कि इस बजट में हो सकता है। लाडो लक्ष्मी योजना, जिसका लाभ जो है हरियाणा भर की महिलाओं को जो है वो देने की बात सरकार कर रही है। तो महिलाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है, और ये जो वादे अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए खास तौर पर प्रदेश सरकार ने किए थे, क्या माना जाए उनको अब पूरा करने का समय आ गया है? इस बजट में वो वादे पूरे होंगे? प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रियदर्शनी जी का ऑडियो डाउन है क्या? पीसीआर? चलिए, प्रियदर्शनी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। इस बीच में मोहित सिंघल जी आपका रुख करना चाहूंगी। मोहित सिंघल जी, आप बताइए, क्योंकि देखिए लगातार हम यहाँ पर यह भी बात कर रहे हैं कि जो बजट में बढ़त हुई है, जो बजट अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ तक का ये जो बजट है वो रहने वाला है, इस बीच हम कर्ज को भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्ज को भी ध्यान में रखते हुए सरकार को आगे अपनी घोषणाओं को, अपने वादों को पूरा करना है। तो एज अ सीए आप किस तरह से बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि सरकार को अगर रोजगार देना है तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेक्टर जो है यहाँ पर भी काम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर रोजगार देना है तो इन्वेस्टमेंट भी हो, प्रदेश में इन्वेस्टर्स भी पहुंचे, इस पर भी सरकार का ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक क्षेत्र को, एक राज्य को डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो एफडीआई के तौर पे भी सरकार एक इन्वेस्टर्स को हरियाणा समिट या ऐसा कुछ सम्मेलन करके जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई ला सके। और जैसा मेरे साथी मित्र ने भी कहा कि जितने ज़्यादा एफडीआई देश में आएगा, स्टेट में आएगा, हमारे स्टेट स्पेसिफिक, उससे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ साथ युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। सरकार की हम जहां तक बात करें, सरकार काफी समय से इस क्षेत्र पे काफी कोशिश कर रही है, काफी प्रयत्न कर रही है कि किस तरह से इंडस्ट्रियों को, चाहे हम इंडस्ट्री की समस्या से इंडस्ट्री बार बार में सरकार को अवगत कराती रहती है कि किस तरह की समस्याएं वो झेल रहे हैं, लेकिन वैसा वर्षा अगर हम देखते हैं तो सरकार ने भी लॉजिस्टिक फ्रेट हब, जो हम अभी जल्दी ही देखने वाले हैं अपने यहाँ महेंद्रगढ़ नारनौल के आसपास, एक फ्रेट कॉरिडोर बनाने की सरकार की बातचीत चल रही है और काफी अच्छे लेवल पे उस पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो आने वाले समय में उससे इंडस्ट्री को काफी मदद मिलेगी, जिससे वो अपना सामान आसानी से बाहर भेज सकते हैं और बाहर से मंगवा सकते हैं। चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम जितने ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट पे सरकार का फोकस रहेगा उतनी ज्यादा ही सुगमता हमारी इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को मिलेगी, जिससे कि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे भेज सकते हैं। एक रोड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है हमारी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो हम इस बजट से भी उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक पार्क वगैरह भी ऐसे कुछ सरकार लेके आएगी जिससे कि इंडस्ट्री को काफी फायदा हो। साथ के साथ एमएसएमई के लिए बात करें, क्योंकि बहुत सारे सर एमएसएमई पर हम बात करेंगे, लेकिन